हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में जाने हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जो भी पीछे पढ़ चुके हैं यूक्लिड प्रमेयिका और यूक्लिड एल्गोरिदम, उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे और फिर आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो है क्या, है ना। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जिसको हम लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड क्या होगा, क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले हम लोग उसको देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, या जो पिछला एक्सरसाइज 1.1 के लिए ज़रूरी था, या उसमें कुछ क्वेश्चन थे उसके बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जब एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे तो उसमें क्या था कि यूक्लिड प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। इसको हम लोग बोल रहे थे प्रमेयिका, यूक्लिड प्रमेयिका। ठीक है, और जब यूक्लिड प्रमेयिका का बार बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बार बार इसका उपयोग होगा, तो इसको एक जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे यूक्लिड प्रमेयिका को, तो इसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम। इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, यूक्लिड एल्गोरिदम। इसी एल्गोरिदम की सहायता से, इसी यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग क्या निकाले थे, पिछले चैप्टर में SCF निकाले थे। क्या निकाल रहे थे, SCF निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये था यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका क्या था, तो एज इक्वल टू, अगर कोई दो संख्या हमको मालूम है, दो धनात्मक पूर्णांक मालूम है A और B, तो उसके लिए Q और R दो अन्य ऐसी अद्वितीय संख्याएं होती हैं जिसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या होता है, हमेशा सत्य होता है। यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और B से क्या होता है, छोटा होता है। इसी को हम लोग प्रमेयिका के रूप में देखे थे, है ना। इसको अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस का शेष। इसी को हम लोग क्या देखेंगे, इस तरीके से हम लोग इसी को लिख सकते हैं A इजकल टू BQ प्लस R को, A इजकल टू BQ प्लस R को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं लैंग्वेज के रूप में। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में देखे थे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका का बार बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका यूज करेंगे तब तक जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना या स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि गेहूं कटने का सीज़न है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग गेहूं का प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आटा से रोटी, है ना, तो रोटी बनने तक के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि पहले हम लोग खेत को बनाते हैं, जोतते हैं, फिर उसमें गेहूं का बीज डालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसको सिंचाई निराई करते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद उसमें गेहूं बड़ा हो जाता है, पक जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद फिर उसका दौनी कराते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको दौनी कराते हैं। फिर उसमें से क्या होता है कि गेहूँ निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर
पीसने वाले मशीन में, आटा पीसने वाले मशीन में हम लोग ले जाते हैं, फिर वहाँ से आटा ला के फिर क्या घर पे रोटी बनाते हैं। तो ये एक तरह से जो स्टेप्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। यानी कि गेहूं के बीज से लेकर और ये आटा बनाने तक की प्रक्रिया को एक तरह से हम लोग आटा बनाने का एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। अब आगे देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसके लिए एक ज़रूरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसको देख लेते हैं। पहले डिफिनीशन क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है। तो यहाँ पे है, इसका हिंदी जो है वो क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है न्यू, बेसिक, है ना, न्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब होता है न्यू, अंक गणित अर्थमेटिक हो गया, और प्रमेय का मतलब क्या हो गया, थ्योरम हो गया। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये जो भी कह रहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से समझ लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडनों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझा देते हैं हम कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि जैसे कोई भी एक भाज्य संख्या ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 90, क्या ले लेते हैं 90। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग बचपन में 90 को तोड़ते थे, है ना, हम लोग को गुणनखंड करने के लिए मिलता था, तो सबसे पहले छोटे से 2 से डिवाइड करते थे, कितना आता था यहाँ पे 45, फिर उसके बाद किससे डिवाइड करते थे 3 से, कितना आता था 15, फिर उसके बाद किससे डिवाइड करते थे अगेन 3 से, तो फिर कितना आता था 5, फिर उसके बाद हम लोग 5 से डिवाइड करते थे, कितना आ जाता था 1। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 को छोड़ देते थे ना, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 5, है ना, 2 × 3 × 3 × 5। कहने का मतलब ये है कि 90 को हम लोग 2 × 3 × 3 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 2 × 5। अब ध्यान से देखो कि इसमें 2, 3 और 5 ये तीनों के तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो गुणनखंड आया है ये क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है, अगर इसके क्रम को हम लोग मायने ना रखें, यानी कि अगर इसके क्रम को हम लोग ना देखें तो ये जो गुणनखंड है वो क्या है, अद्वितीय। क्रम कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ऐसे लिख दे 3 का पावर 2 × 2 × 5, कोई ऐसे लिखना चाहे 5 × 2 × 3 का पावर 2, तो बात तो एक ही है ना। अगर क्रम को हम लोग अगर ध्यान ना दें कि कौन सा अभाज्य पहले है, घटते क्रम है, बढ़ते क्रम में है कि मिक्स है, अगर इसको हम लोग अगर ध्यान ना दें तो ये जो आएगा गुणनखंड एक ही आएगा और अद्वितीय आएगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा था। फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन
अभाज्य खंडनों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर हम लोग क्रम को ध्यान ना दें तो ये कैसा होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, अगर हम इसके क्रम को ध्यान ना दें। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि 140 यानी कि 140 क्या है, पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और कितना दिया है 140। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे किससे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 70 बार में। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 35 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं, अब कितने से डिवाइड होगा, 5 से। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 सते 35, और फिर ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो 7 एकम 7। यानी कि इस 140 को हम लोग किसके रूप में दिखा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि इसको अगर ठीक से हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस तरीके से हम लोग 140 को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही 156 को दिखाना है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के। ठीक है, उसके बाद 3825 को भी दिखाना है, फिर 5005 को भी दिखाना है, और फिर 7429 को भी दिखाना है। चलो इसको देखते हैं, 156 को देखते हैं कैसे दिखा सकते हैं। पहला वाला जो था क्या था, 140 था, है ना। 140 को हम लोग कैसे किए, 2 से 70 बार में कटा है, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से कटाए हैं तो कितने बार में कटा है, 7 बार में, और फिर 7 से इसको 1 बार में। यानी कि 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और ये देखो ध्यान से, 2 2 और 5 7 ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे 2 का पावर 2 2 गो है तो 5 गुने 7, इस रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्या है, 156। क्या है, 156। इसको हम लोग काटते हैं 2 से, तो 2 7 14 2 8 16। फिर अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 13 बार में, है ना। और फिर 13 से हम लोग करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 1 बार में। यानी कि 156 को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो 156 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। ध्यान दो, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, अभाज्य है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गो 2 है तो 2 × 2 का पावर 2 × 3 × 13। 156 को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, ये तो हम लोग बचपन में भी सीखे हुए हैं, बस यहाँ पे 10th क्लास में है तो इसको पढ़ना पड़ रहा है। और इसको हम लोग नाम नहीं जानते थे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया था। अगला वाला जो दिया है वो क्या दिया है, अगला वाला दिया है 3825। क्या दिया है, 3825 3825। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या। एक बार 3 से कटने के लिए देख लेते हैं, तो 8 3 11 11 2 13 और 13 5 18। तो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 18 3 से क्या होता है, कटता है। तो 3 एकम 3 3 दूना के 6 22, तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर देख लेते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, है ना। तो ये फिर से 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12 और 12 3 15। तो फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12 3 दूना के 6 और 3 5 15। फिर से देख लेते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं, 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं कटेगा तो अब सीधे किससे कटेगा, 5 से। तो 5 8 40 और 5 5
25, 5 8 40 और 5 5 25। फिर उसके बाद ये 5 से कटेगा तो 5 से कितने बार में कटेगा, 17 बार में, ठीक है। और फिर 17 से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 का पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 2, 5 का पावर क्या लिख देंगे, 2, और गुने क्या लिख देंगे, 17। और ये देखो तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य हैं। तो इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है 5005। क्या दिया है, 500005। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, सीधे 5 से कटेगा ना, किससे कटेगा, सीधे 5 से। तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसको हम लोग देख लेंगे कि ये किससे कट रहा है, 1 0 0 1। तो 5 से अधिक से ट्राई करेंगे कि किससे कट रहा है ना। तो 5 से अधिक से ट्राई करेंगे तो अब 7 से ट्राई करेंगे। तो 7 से देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 30, तो 7 चौका 28, बचेगा 2 21, तो 7 तिलिके 21। अब 143 है, इसको हम लोग देख लेंगे 7 से, तो 7 से नहीं कटेगा। अब 9 से ट्राई नहीं करेंगे, है ना। जब 5 से हम लोग ट्राई कर लिए क्योंकि 5 अभाज्य संख्या था, 7 से ट्राई कर लिए क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। अब 9 से ट्राई करेंगे ही नहीं क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद किससे डायरेक्ट ट्राई करेंगे, 11 से। तो 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग किसके रूप में दिखा सकते हैं, 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। इस तरीके से इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या दिया है, 7429। अगला क्या दिया है, 7429, 7429। इसको हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। तो देखो 3 से ट्राई करते हैं लोग, तो 3 से तभी कटता है जब ये सब का योग क्या हो, 3 से कटने वाला है। तो योग अगर देखेंगे तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22। तो 22 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या होगा कि 3 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 से जब नहीं कटेगा तो 5 से सीधा एक ट्राई करेंगे, तो 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ना 5 है और ना ही 0 है। फिर उसके बाद 7 से ट्राई कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 छक 42 और 9 बच जाएगा यहाँ पे। तो 7 एकम 7 और 2 शेष बच जाएगा, यानी कि 7 से भी नहीं कटेगा। जब 7 से हम लोग चेक कर लिए कि नहीं कटेगा, तो 9 से हम ट्राई ही नहीं करेंगे, है ना। 9 से हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, सीधे 11 से ट्राई करेंगे। तो 11 से कटने का तरीका क्या होता है कि इसको जोड़ो, है ना। तो 7 2 कितना मिल गया, 9, और इसको जोड़ो, 9 4 कितना मिल गया, 13, और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना रहा है, 2। ये या तो 0 आ जाना चाहिए था या 11 आना चाहिए था ना, तब 11 से कटता है। वैसे भी हम लोग चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 11 छक 66, बचेगा कितना यहाँ से, इधर 4 और इधर 4 8 है, तो 82 हो गया। तो 11 7 77, 77 के बाद इधर 3 और 2 5, 59। तो नहीं कटेगा 11 से। तो जब 11 से नहीं कटेगा, हम लोग किससे ट्राई करेंगे, 13 से ट्राई करेंगे, है ना। तो 13 से भी ट्राई करेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो फिर हम लोग किससे ट्राई करेंगे, 17 से ट्राई करेंगे। तो 17 से ट्राई करेंगे तो 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। फिर उसके बाद 68 उधर हो गया, तो 2 इधर 4 इधर 6 हो गया, तो 62 हो गया। तो फिर 62 हो गया, तो 17 3 51, 17 3 51। फिर उसके बाद 11 बच जाएगा, तो 17 7 1900। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 दूना के 38 और 57 बच जाएगा, तो 19 तियाँ 57। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7429 को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, 17 × 19 × 23। तो इस रूप में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है, ठीक है। 26 × 91 पहला वाला दिया है, उसको हम लोग को निकालना है।
तो HCF और LCM निकालना है और उसको जांच भी करना है कि ये आपका सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन दिया वो कितना दिया है, 26 दिया है और 91 दिया है। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि HCF इंटू LCM, है ना, छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे देख लो, HCF इंटू LCM इजक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुना करा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, HCF गुने LCM के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, HCF गुने LCM के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले HCF निकालेंगे और LCM, तो HCF और LCM जो निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो 26 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, गुणनखंड निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। वैसे ही अगर इसको हम लोग 91 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7 से कटेगा सीधे 13 बार में, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब इसमें से जो देखो हाईएस्ट HCF निकालना है ना, HCF निकालना है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये दोनों में जो कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13, तो यहाँ से HCF आ गया 13। LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, LCM क्या निकालते हैं कि जो भी होता है सबको लिख देते हैं और 2 को जो कॉमन मिल रहा होता है या 3 को जो मिल रहा होता है, जो भी कॉमन मिल रहा होता है उसकी जगह पे सिर्फ एक ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अकेले है तो 2 को लिख देंगे, 13 2 है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 के बदले में सिर्फ एक 13 लिख देंगे, और 7 अकेले है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। ठीक है, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 13 91 और 91 दूना के हो जाएगा 182, 182। तो ये आ गया LCM और ये आ गया HCF। अब इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए वो क्या करेंगे, HCF इंटू LCM करेंगे, HCF इंटू LCM, HCF की जगह पे क्या रखेंगे 13, LCM की जगह पे क्या रखेंगे 182, और वैसे ही इधर नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो 26 गुने 91। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग क्या निकाले हैं, HCF और LCM जो निकाले हैं वो क्या है, सही है। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, है ना, या हम लोग डिवाइड भी करा के देख लेंगे, है ना, तो 13 से इधर कटा देते हैं तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 91, यानी कि देखो 91 बराबर 91 आ गया ना, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। हम लोग मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 91 बराबर 91 आ गया, है ना, 91 बराबर 91 आ गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये प्रूफ भी हो गया कि हम लोग जो HCF और LCM निकाले हैं वो क्या है, सही है। तो इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया उसमें HCF और LCM जो निकालना है उसको हम लोग को किस विधि से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को HCF और LCM निकालना है। ठीक है, दूसरा का दूसरा देख लेते हैं लोग क्या कह रहा है। दूसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसमें है कि 510 और 92 कितना है, 510 और 92, 510 है और 92 है। तो 510 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि वही अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। ठीक है, ये देखो 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 5 10 और 10 2 12 हो रहा है, तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 8 24 और 3 पचे 15, 85 सिर्फ 5 से कटेगा और कितने बार में कटेगा, 17 बार में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, वैसे ही हम लोग 92 का अगर हम लोग गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 46, है ना, 2 चौक 8 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23, है ना, कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 23, 23 दूना 46, 46 दूना 92। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर HCF निकालना चाहेंगे तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन मिल रहा हो, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है, 2 और 2, तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। LCM जो होगा उसका कि LCM कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन मिल रहा है उसके बदले में तो सिर्फ एक ही लिखेंगे और बाकी सब के बदले में चुपचाप लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 भी लिख देंगे,
5 है 5 भी लिख देंगे, 17 है 17 भी लिख देंगे, इधर एक 2 है तो इधर 2 भी लिख देंगे क्योंकि ये 2 कॉमन निकला है ना, तो ये 2 भी लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 23 भी लिख देंगे। तो इतना सारा जो होगा वो क्या होगा एलसीएम होगा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 23460 23460। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो एचसीएफ और एलसीएम का जो फार्मूला में रख के कि ये जो हम लोग निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो फार्मूला हम लोग क्या निकालते हैं चेक करने के लिए, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हम लोग क्या निकाले हैं 2 है, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम को गुना के रूप में नहीं लिखते हैं, इसी के रूप में लिख देते हैं ताकि कटने में क्या होगा आसानी होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। ठीक है, अब अगर इधर हम लोग लिखना चाहें नंबर 1 तो नंबर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 510 और गुने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 92। ठीक है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ बराबर आएगा, है ना। उसको अगर मल्टीप्लाई कराना है तो इसे देख लो, मल्टीप्लाई मत कराओ तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। और देखो इधर 510 का गुणनखंड क्या निकाले हैं, इतना निकाले हैं ना। 510 का गुणनखंड क्या है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का गुणनफल क्या है 2 गुने 2 गुने 23। तो ध्यान से देखना इधर एक 23 मिल रहा है, एक 23 इधर मिल गया, 2 इधर 2 मिल रहा है, 2 2 यहाँ पे मिल गया, 3 गुने 5 यहाँ मिल रहा है, 3 गुने 5 यहाँ पे मिल गया, एक 17 मिल रहा है, एक यहाँ पे 17 मिल गया और एक ये 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि LHS और RHS क्या है दोनों बराबर है। इसको तुम लोग क्या कर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके बराबर कर दोगे, यही क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर का तीसरा कह रहा है 336 है और क्या है 54 है, 336 और 54 है, 336 और 54 है। तो 336 को भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे 54 को भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 2 से 15 और फिर हो जाएगा नहीं 16 और फिर हो जाएगा 8, 168 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 से काटेंगे फिर से तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और फिर 7 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इस रूप में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं। 54 को देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 का 3, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये से। तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इस तरीके से। अब अगर इसका हम लोग HCF निकालना चाहें तो HCF कितना निकल के आएगा, तो जो कॉमन होगा है ना, जो कॉमन होगा तो कॉमन कौन कौन है, तो देखो एक 2 इधर भी है और एक 2 इधर भी है, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे 2, फिर इधर एक 3 इधर है और एक 3 इधर है। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक क्या लिख देंगे 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो इस तरीके से HCF इसका कितना आ जाएगा 6। अगर हम लोग LCM निकालना चाहें इसका है ना, LCM निकालना चाहें तो कॉमन के बदले में तो हम लोग एक एक लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन था तो 2 लिख दिए, 3 कॉमन था तो 3 लिख दिए। अब बाकी जो जितना भी है उस सब को हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। तो इधर के यहाँ पे 3 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 2 लिख देंगे, 1 2 3। एक कौन है 7 भी है तो गुने क्या लिख देंगे 7। यहाँ पे 2 को 3 बच गया है तो 2 को 3 भी हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे
गुना करा देंगे। इसका जितना भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 3024। इसका एलसीएम आ जाएगा 3024। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर एचसीएफ और एलसीएम को बराबर दिखाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। इसमें जो भी दिया है उस सबको हम लोग रख लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, आरएचएस बराबर एलएचएस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये सिद्ध भी कर देंगे और पता भी चल जाएगा कि ये जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बस यहाँ पे क्या कर दिया है, तो 3 3 दे दिया है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, 12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 गुने 3। यहाँ पे इसको हम लोग कटाएंगे तो 3 पछे 15, 5 एकम 5, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 गुने 5। इसको हम लोग करेंगे तो 3 सते 21 और 7 एकम 7, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब बात आता है एचसीएफ की, तो एचसीएफ जो होता है वो सभी में हम लोग कॉमन देखेंगे। यहाँ पे 3 है ना, तो तीनों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है, तो तीनों में कॉमन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और कोई तीनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम की जो बात है तो एलसीएम में सबका गुणनफल लिख देते हैं, बस कॉमन के बदले में एक ही लेते हैं। तो कॉमन के बदले में सिर्फ एक ले लेंगे, वो क्या है, 3 है, और बाकी सबको लिख देंगे। ये 2 गुने 2 यहाँ पे है, फिर 5 यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7, इस सब को लिख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60 और 6 सते 42, यानी कि 420 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आया। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद जो तीनों में कॉमन आता है वो हो जाता है एचसीएफ, और कॉमन के बदले में एक बार और बाकी सब जितना होता है सबको गुना के रूप में लिख देते हैं, तो वो हो जाता है एलसीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। आगे हम लोग देखते हैं 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीन का दूसरा क्या दिया है, देखते हैं आगे। 3 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है, 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। ये तीनों के तीनों क्या है, खुद में अभाज्य हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य संख्या ही है। ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या ही है। तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, 17 को 17 इंटू 1 हालांकि लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि और कोई मल्टीप्लाई में आ ही नहीं रहा ना, लेकिन 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो फिलहाल के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, और एलसीएम इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम और ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इसका आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 11339, 11339। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या है। तो तीसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या दिया है। तीसरे का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 8 9 25। क्या दिया है, 8 9 25।
8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। इसको भी हम लोग इसको तोड़ तो सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ कॉमन नहीं आएगा। देख लेते हैं कैसे इसको तोड़ेंगे। तो 3 तिलिके 9, 3 एकम 3, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 5 से हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5। लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और LCM जो हो जाएगा वो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। जब HCF 1 होता है तो LCM जो हो जाता है वो क्या होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो 25 8 200, और 200 में 9 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। ये 3 का 3 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM इतना का ज्ञात करना है। यानी कि HCF दिया है और LCM हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, किसका HCF दिया है, तो 306 और 657, 657 और 306 का, 657 और 306 का HCF दिया है ना। HCF दिया है कितना है, 9 है। हमसे पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो HCF हमको दिया है 9, LCM हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, और पहली संख्या है 657 और दूसरी संख्या है 306। 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 657 इंटू 306 बाई 9। ठीक है, अब 9 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड होगा तो 9 सते 63, 9 सते 63, बचेगा 27, तो 9 तिया 27। अब इसका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 73 इंटू 306 आ जाएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 73 इंटू 306, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 22338। कितना आएगा, 22338। ठीक है, तो इसका जो LCM आ जाएगा इतना आ जाएगा, 22338। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल। इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाना था, HCF गुने LCM बराबर संख्या 1 गुने संख्या 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 6 का पावर n, है ना, n का मतलब 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, या कुछ भी रखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 के पावर n का जो हम लोग कुछ निकाले उसके लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। जैसे मान के चलो कि 5 गुने 20 किए तो 20 बचे कितना आ गया, 100 आ गया, यानी कि लास्ट में कितना आ गया, 2 0 आ गया। तो वैसे ही क्या ऐसा हो सकता है कि 6 का पावर n निकाले और उसके लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिख लिख के ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चूँकि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि लास्ट या इकाई का जो अंक होता है या लास्ट अंक होता है ना, इकाई का अंक 0 तभी आएगा, 0 तभी आएगा जब अभाज्य संख्या 2 और 5 गुना में होगा, 2 और 5 गुना में होगा।
यानी कि 2 और 5 अगर रहेगा, है ना, 2 और 5 किसी भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर 2 और 5 रहता है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आ सकता है, अन्यथा उसमें 0 नहीं आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 6 का पावर n है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है ना। 2 का पावर n हमको यहाँ पे दिख तो जाएगा, लेकिन 3 का पावर n है, यानी कि हमको 5 नहीं है। यहाँ 2 गुने 5 का मिश्रण नहीं है या गुणनखंड नहीं है ना। मिश्रण या एक तरह से हम लोग गुना कर देते हैं कि गुना नहीं है, इसीलिए नहीं है, इसीलिए ये 6 के पावर n के अंत में, 6 के पावर n के अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा, कोई भी या एक भी शून्य नहीं होगा, कोई भी शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि शून्य हो जाता है ना, शून्य हो जाता कब, अगर इसके मल्टीप्लाई में क्या था ना, 2 तो आ ही गया था, अगर 5 भी आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, शून्य जरूर एक ना एक आ जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो हो ही नहीं सकता है कि शून्य आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ के रूप में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे। ठीक है, हम जानते हैं कि इकाई का अंक 0 तभी आएगा जब वहाँ पे 2 और 5 का क्या हो, गुना हो। तो यहाँ पे 6 के पावर n को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 का पावर n आएगा, इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6, ये 2 क्वेश्चन दिया अलग अलग है ना, और इसको व्याख्या करना है कि एक बार जांच कीजिए कि ये भाज्य है, और भाज्य है तो कैसे भाज्य है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 11 13 और प्लस का 13। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो पहले ठीक से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, फिर उसका बाद जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा है, भाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग भाज्य संख्या के लिए क्या जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, एक तो स्वयं से कटता है ना, एक से कटता है और एक स्वयं से कटता है, और इसके अलावे भी किसी न किसी एक और संख्या से कट जाता है ना, इसके अलावा भी किसी न किसी एक और संख्या से कट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। अगर केवल एक से कटे और स्वयं से कटता है और इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। तो भाज्य ये तब कहलाएगा, ये जो दिया गया संख्या है वो भाज्य तब कहलाएगा जब इसको हम लोग 2 से अधिक अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड को हम लोग 2 से अधिक के रूप में लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, भाज्य बोल देंगे। ठीक है, तो चलो इसमें से हम लोग कॉमन दिख रहा है ना, अगर ये 2 पार्ट में है ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 और एक प्लस का क्या है 13, 2 पार्ट में है, दोनों में से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 सतह 77 और प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और गुने 77 एक क्या हो जाएगा 78। ठीक है, तो ध्यान से देने वाली बात ये है कि 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो 78 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। 78 क्या है, भाज्य संख्या है, जो कि 2 से भी कट जाएगा और किसी चीज़ से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, अभाज्य इंटू भाज्य, ये पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है ना, ये पूरा क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य, है ना, 13 गुने 78 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य है। अब ये क्यों भाज्य है, भाज्य है क्योंकि 13 गुने 78 है यहाँ पे,
13 गुने 78, क्योंकि 13 गुने 78, 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2, है ना, 2 गुने 3 39, है ना। तो ये देखो, ये जो है एक अपने से कटेगा, है ना, और एक और भी आ गया, इसको हम लोग और भी अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। 39 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 3। तो इतना सारा अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, यानी कि इसके कारण जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसका 1 से अधिक है। इसके वजह से इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है ना। इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 से अधिक है, जिसके कारण यह क्या है, भाज्य है। तो हम लोग पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसको दिखा देंगे, इसमें एक अभाज्य है और एक क्या है, भाज्य है। फिर उसके बाद इसको और भी तोड़ देंगे, है ना, और यहाँ पे तोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, और इसको जब तोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 13 गुने 2 गुने 13, 13 गुने 2 गुने 13, ठीक है। इस तरीके से मिल जाएगा हमको 13 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे चूंकि 2 से अधिक अभाज्य संख्या है या 1 से अधिक, है ना, एक तो एक अपना होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से अधिक अभाज्य संख्या है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। इस तरीके से इसको हम लोग जांच कर लेंगे, इसको बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसी का दूसरा क्या था। इसी में एक और क्वेश्चन दिया था, वो क्या दिया है, ये दिया है 7 6 5 4 3 2 1 + 5, है ना। 7 से स्टार्ट किया है, 7 6 5 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5, है ना। इसमें से भी अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं या ऐसे ही गुना करा देते हैं, तो गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 24 बचे 120, 120 छक्का 720, है ना, 720 गुने 7 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा 7 0 0, 7 दूना के 14 के 4, हाथ में 1, 7 7 49 1 50, ठीक है, प्लस का 5। तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 45। अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, जिसके कारण हम इसको बोल देंगे कि ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। जब भी 1 से ज़्यादा आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो इसमें से कॉमन भी लेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और यहाँ पे 5 की जगह पे क्या बच जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 5 गुने, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1008 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 5 गुने 1009, ठीक है, 5 गुने 1009, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें इसको हम लोग, और ये खुद अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है ना, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये 2 से अधिक संख्या, अगर मान लो कि इसको मल्टीप्लाई करा दे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 45, यही हो जाएगा 50 45। तो ये तो 1 से कटेगा ही कटेगा, फिर अपने आप से भी कटेगा, है ना, फिर अपने आप से भी कटेगा, और एक 5 से भी कट जाएगा, और एक फिर 1009 से भी कट जाएगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग, जब ऐसे हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कि चूंकि इसका गुणनखंड 1 इतना 5 और इतना भी है, इसके वजह से क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको बोल देंगे। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वो क्या है। सातवां क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, सातवां क्वेश्चन दे दिया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे,
ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक क्या है, ग्राउंड है ना, और इसमें 2 जने हैं, है ना, एक सोनिया है और एक रवि है। तो इसमें जो सोनिया है ना, वो क्या कर रही है कि एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है। एक चक्कर लगाने में उसको कितना देर लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जबकि रवि जो है यहीं से अगर दौड़ रहा है सेम जगह से, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों पहली बार कब एक दूसरे से मिलेंगे। मान लो कि दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए हैं, तो सोनिया क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी, और रवि क्या हो जाएगा, आगे रह जाएगा। क्योंकि रवि 12 मिनट में एक चक्कर, यानी कि वो तेज़ दौड़ता है, सोनिया क्या दौड़ती है, स्लो दौड़ती है। तो ये पीछे रह जाएगी और रवि क्या हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते आगे रह जाएगा। तो कभी ना कभी एक ऐसा होगा कि सोनिया जब यहाँ पे पहुँचेगी इस पॉइंट पे, तो रवि एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा के यहाँ पे आ गया होगा, है ना। तो उसी समय हम लोग देखेंगे कि वो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा या कितना देर लगा होगा जब रवि एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा लिया होगा। ठीक है। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं पहला चक्कर, है ना, क्या लिखते हैं, पहला चक्कर, और इधर हम लोग लिख देते हैं सोनिया, है ना, और इधर हम लोग लिख देते हैं रवि। ठीक है, सोनिया और रवि का हम लोग देखते हैं। तो सोनिया जो है, ठीक है, सोनिया और रवि। तो सोनिया मान लो कि पहला चक्कर कितना देर में लगाती है, 18 मिनट, और ये पहला चक्कर कितना देर में लगाता है, 12 मिनट। फिर उसके बाद दूसरा चक्कर जब लगेगा, है ना, जब सेकंड राउंड होगा, तो ये कितना मिनट, 36 मिनट कवर की होगी, और ये कितना मिनट कवर किया होगा, 24 मिनट, है ना। तीसरा जब राउंड ख़त्म होगा, है ना, तीसरा जब राउंड ख़त्म होगा, तो ये कितना, 54 मिनट लगा लेगी, और ये कितना मिनट लगाएगा, 36 मिनट, है ना। तो कहने का मतलब ये देखो, 36वें मिनट में जब एक ही समय पे दोनों स्टार्ट करेगा, तो 36वें मिनट में आके दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। यानी कि तीसरे राउंड में जब रवि तीसरा राउंड, यानी कि जब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी, उसी समय रवि कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3 राउंड, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18, 36, 54 इसका अपना टाइम लिखते जाएंगे, और फिर इसका टाइम लिखते जाएंगे। मान लो इसी में क्वेश्चन में कहता है कि दूसरी बार कब मिलेंगे, है ना, दूसरी बार कब मिलेंगे। तो पहली बार तो 36 मिनट पे मिल रहे हैं, तो दूसरी बार कितने मिनट में मिलेंगे, 72 मिनट पे। वो कैसे, तो देख लो, ये मान लो कि 4th राउंड होता है ना, 4th राउंड होता, तो ये कितने बार में होता, तो 18, 54, 18, 4, 72। ठीक है। तब तक ये अपना चौथा राउंड कितने देर में पूरी करता, 12, 36, 12, 4, 48। ये अपना 5वां राउंड ये पूरा करती 90 मिनट में, है ना, और ये 5वां राउंड अपना पूरा करता 12, 5, 60। छठा राउंड ये पूरा करती, छठा राउंड ये पूरा कर लेता 72 मिनट में। कहने का मतलब ये है कि अगली बार ये दोनों कब मिलते, 72वें मिनट में दोनों एक जगह पे मिल जाते। ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार दोनों कब मिलेंगे एक दूसरे से, तो 36वें मिनट में मिलेंगे, है ना, 36वें मिनट में। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको बनाएंगे भी ऐसे ही लिख लिख के। ठीक है। नहीं तो एक शॉर्टकट सिर्फ सिंपल इतना है कि हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे कि जो दिया है 18 और 12 जो दिया है, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 18 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। फिर उसके बाद वैसे ही 12 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूना के 12। ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो क्या लेते हैं, कॉमन के बदले में सिर्फ 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 2 कॉमन मिल रहा है तो सिर्फ 1 2 लिखेंगे। 3 3 कॉमन मिल रहा है तो सिर्फ 1 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 और 2 अकेले अकेले रह गया है तो 3 गुने 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना के 36। तो हम लोग ऐसे भी सिंपल क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे करके दिखा देंगे तो ये समझ में आएगा,
है ना, कि पहला राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, दूसरा राउंड 36 मिनट में, और ये अभी दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही होगी सोनिया, तब तक ये अपना तीसरा राउंड का कंप्लीट करके 36वें मिनट में यही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो यानी कि ये पहली बार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इसको ठीक से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग देख लिए हैं इस चैप्टर में, हम लोग क्या देख लिए हैं, यूक्लिड लेमा देख लिए हैं, यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका देख लिए हैं, यूक्लिड एल्गोरिदम देख लिए हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख लिए, है ना। यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में हम लोग जानते हैं पूरा डिटेल से, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, है ना। यूक्लिड लेमा, है ना, बार बार अगर यूक्लिड प्रमेयिका का हम लोग बार बार यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोल देंगे, है ना, क्या बोल देंगे इसको, एल्गोरिदम बोल देंगे। ठीक है, और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड वाली बात, कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये हम लोग 3 चीज़ों को ठीक से पढ़ लिए हैं, इसी पे तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।